सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे शहबाज की परवाज पर एपीसी का इनकार, -1 नून लीग का राग, पीपल्स पार्टी नहीं साथ, ऑपोजिशन की जुबान पर नया मुतालबा, चेयरमैन का इस्तीफा, नैब को ताला, बुजदार सरकार के सर पर खतरा बरकरार, बड़ी ईद के बाद कौन कौन होगा कुर्बान, मॉनसून जोबन पर, सैलाब का खतरा, हुकूमती तैयारियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। ऑपोजिशन की नैब के खिलाफ नफरत इंतहाओं पर पहुंच गई है। आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने बड़ा मुतालबा कर दिया है। उनका कहना है कि नैब को ताले लगाए जाएं। चेयरमैन नैब में थोड़ी सी भी शर्म व हया है तो इस्तीफा देकर घर जाएं। अल्फाज के रद्दोबदल के साथ यही मुतालबा नून लीग का भी है। ये वही नैब है जिसे नून लीग हो या पीपल्स पार्टी, दोनों ने मिलकर पाला पोसा, परवान चढ़ाया, निगहबानी की, जिस पर दोनों के दस्ते शफकत दराज रहे। लेकिन ये माजी की बात है। आज इसी नैब के खिलाफ मुंह से शोले निकल रहे हैं। बिलावल कहते हैं नैब आमिर का बनाया हुआ काला कानून है। बिलावल की बात सच मान लेते हैं। लेकिन अवाम का मासूमाना सवाल है कि आमिर का ये काला कानून आपने उस वक्त क्यों खत्म न किया जब आप हुकूमत में थे? उस वक्त मोहब्बत और अब इतनी नफरत क्यों? सच ये है कि आज नैब और हुकूमत के बुग़्ज़ में पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों के दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत जाग गई है। बिलावल कहते हैं कि एपीसी उस वक्त होगी जब शहबाज शरीफ आएंगे, लेकिन पहले एक दूसरे से कितनी नफरत थी। नाम सुनना तक गवारा ना था, साथ चलना। इस माजी की झलक देखिए और फिर खुद फैसला कीजिए अब जो चल रहा है ये मोहब्बत है या फिर सियासत। जरा देखिए। हैरत होती है जब और कोई नहीं, खुद आसिफ जरदारी करप्शन के हवाले से गिले शिकवे करते नजर आते हैं। खा खा के इनका पेट ही नहीं भरता। जरदारी साहब कितना खाना है, आपका पेट कैसे भरे? ये जो पेट का दोजख है इसमें कितना कुछ डालना है। ये शुगर मिले किधर से आएंगे? आपकी शुगर मिले बच्चे देती हैं। 4 दिन का नहीं, इस दौर का नहीं, 40 साल का आपसे हिसाब है। हाँ, बैठे ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन में, बैठ जाएं, बुला ले अमीन किसी को भी, और मैं बैठने के लिए तैयार हूं पीपल्स पार्टी के तरफ से कि 40 साल में हमें बताएं आप कि आपने क्या किया हमारे साथ। हमेशा आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हमारी पीठ में छुरा घोंपा। तो अब इस दफा हमारा इरादा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपसे सुलह नहीं हो सकती, आपसे जंग ही रहेगी। ये जरदारी और ये इमरान खान, ये दोनों एक ही सिक्के का नाम है, एक ही सिक्के का। जरदारी इमरान भाई भाई, जो वोट आप इमरान खान को दोगे वो जरदारी को जाएगा, जो वोट आप जरदारी को दोगे वो इमरान खान को जाएगा। अंदर से एक ही है। ये मौलवी ज़ियाउल हक की सियासत चाहते हैं। इस मुगल बादशाह को हम नहीं छोड़ेंगे। दर बाबा और 40 करोड़ से अपनी लूटी हुई दौलत वापस इनके पेटों से निकालकर आपके कदमों में निशावर करेंगे। ये कौमी चोर, ये आवाम का चोर, ये धरती पे बहुत नासूर हो चुका है और हम ऐसे दरिंदे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस सरदारी को लाड करना, कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटना तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। इस मुल्क को खतरा और किसी से नहीं है, ये जाती उमरा के मुजीबुर रहमान, इनसे खतरा। असद खरल साहब, बाबू डोगर साहब मेरे साथ है। खरल साहब क्या कहेंगे ये सुनने के बाद आप? मैं तो तौबा कर रहा हूँ कि ये बातें किसी ने कही हो। और उसके बाद बिलावल जरदारी साहब के बेटे हैं, वो कह रहे हैं कि जब तक शहबाज शरीफ नहीं आएंगे एपीसी नहीं होगी और सदारत बेहतर होगा उसकी शहबाज शरीफ साहब करें। मेरा ख्याल है उन्होंने ऐसा एक पॉइंट मारा है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कि ऐसा बाउंसर मारा है कि जिसके बाद वो कहते हैं ना कि वो सुरखरू भी हो गए हैं और उनको अंदर से पता भी है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एपीसी में जाएंगे नहीं, क्योंकि उनको किसी ने आंख मार दी है कि आपने नहीं जाना। तो जिन्होंने मारी है, मेरे ख्याल बिलावल साहब को कहीं उधर से कोई खबर भुनक मिल गई है, तो उनका बजाय हम एक्सपोज हों, क्यों ना इनको एक्सपोज करें। अब आपको मेरे ख्याल इस बात की तो समझ आ गई हो। मामला ये है कि ये जो कहते हैं ना सियासत में कोई बात भी हरफ आखिर नहीं होती। आपने वो भी बड़ा मशहूर उनका
जो अकवाले जरी हैं आसिफ जरदारी साहब, अच्छा एतजाज हसन साहब हमारे साथ हैं, उन्होंने कहा था कि ये कोई कुरान हदीस नहीं है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर जो एतजाज हसन साहब ये फरमाइएगा कि ये जो अब बिलावल साहब तो ये कह रहे हैं कि जब APC हो जब हो तो शहबाज शरीफ साहब अगर उनकी सदारत करें तो बेहतर होगा, तो आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब आएंगे? बाबर डोगर साहब भी मेरे साथ हैं, वो भी सीनियर सहाफ़ी हैं, असद खलील साहब भी हैं। बाबर डोगर साहब पहले दिन से कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब नहीं आएंगे, शेख रशीद साहब कह रहे हैं वो और मैं एक पार्टी के हैं। मुझे तो कोई इतना ज्यादा एतमाद नहीं है शहबाज शरीफ साहब पे, वो अपनी गेम खेल रहे हैं, वो और उनका खानदान। आप देखें आधे से ज्यादा तो बाहर बैठा हुआ है, मियां साहब भी 6 हफ्ते की छुट्टी लेके 6 महीने से बाहर बैठे हैं और बर्गर खा रहे हैं। शहबाज साहब भी खामोश है, उनकी भतीजी भी बिल्कुल खामोश है, जो इतने आप बुलंद आवाज से बातें किया करती थी। मुझे तो कोई इतनी उनकी उम्मीद नहीं आने की लगती, ना वो बजट सेशन में आए। मैं तो ये समझता हूँ कि उन्होंने जमानत दी हुई है कि वो इमरान खान की मियाद पूरी कराएंगे। शरीफ खानदान ने ये जमानत दे रखी है कि वो कराएंगे और बातचीत जरूर करेंगे अपनी सियासत के लिए। शायद खाकान अब्बासी भी बोलते रहेंगे, एहसन इकबाल भी बोलते रहेंगे, ख्वाजा आसिफ भी बोलते रहेंगे, इनको इसी काम पे लगाया हुआ है। लेकिन वो लोग इस बात पे तैयार हैं कि उनके सलासी वासी हो जाए, उनके अपार्टमेंट जायदादें बच जाए, तो वो इमरान खान की सलाह पूरी कराएंगे। अच्छा, जहाँ तक वो खुफिया हाथ जिसका कहा कर तो खुफिया हाथ इनके लिए खुफिया नहीं रहे। अच्छा ठीक, अच्छा इत्तेजाज साहब, मैं इत्तेजाज साहब एक तरफ इमरान खान साहब पीछे असम्बली में भी कहा, बार बार कह रहे हैं कि मैं कोई NRO नहीं करूंगा, मुझ पे दबाव डाला जा रहा है लेकिन मैं कोई NRO नहीं करूंगा। एक तरफ मरीम का ट्विटर बंद है, मरीम की ज़ुबान बंद है, नवाज शरीफ बाहर बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब पिछले 3 महीने से क्वारंटाइन में बैठे हुए हैं। तो ये क्या NRO नहीं है? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये उनका टाइम पूरा करवाएंगे और ये खामोश बैठे हुए हैं, ये असम्बली में भी नहीं जा रहे, तो इसको फिर हम NRO, ये तो NRO है, इसके अलावा NRO और क्या होता है? मेरा ख्याल है इत्तेजाज साहब ये खबर नहीं कि जी ये खबर नहीं कि ये इमरान खान से क्या हासिल कर सकते हैं, ये कोई इतना एतबार मोतबर बात नहीं। जी इत्तेजाज साहब, फिर मेरा ख्याल लाइन ड्रॉप होगी, शायद लाइन ड्रॉप होगी। हम दोबारा कोशिश करते हैं इत्तेजाज साहब से रब्ता करें, कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना मेरा ख्याल आवाज़ ठीक तरह से नहीं आ रही, दोबारा हम उनको कॉल मिलाते हैं। लेकिन ये बात दुरुस्त है, पहले भी इत्तेजाज साहब ने एक टेलीविज़न चैनल पर यह कहा है कि जरदारी साहब की ज़ुबान कटवाई गई, फिर पम्फलेट्स जहाज़ों से फेंके गए बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ और पता नहीं क्या कुछ होता रहा। लेकिन उसके बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ। लेकिन अब 2018 का हमने क्लिप चलाया, जरदारी साहब कह रहे हैं कि 40 साल का उन्होंने हमारे साथ क्या किया, पीठ में छुरा घोंपा है, आप ट्रुथ रिकंसिलिएशन एक कमीशन बना दें, मैं आने को तैयार हूं। जरदारी साहब ने कहा गिला जब ये होगा तो इकट्ठे कैसे? उसामा साहब, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठे नहीं चल सकती। जी इत्तेजाज साहब, फिर वही सवाल कि ये NRO नहीं तो और क्या है कि ये उनके 5 साल पूरे कराएंगे और जवाब में इनकी जुबानें बंद रहेंगी। देखिए, मियां साहब ने कोई पहली मरतबा तो NRO नहीं किया। सबसे पहला NRO उनका था जब वो सऊदी अरब चले गए थे, 10 साल का मायदा करके, और मानते नहीं थे कि मायदा किया है, कोई तहरीर में मायदा है। वो सुप्रीम कोर्ट में बरामद हो गया मायदा, क्योंकि इन्होंने कहना शुरू कर दिया 5 साल का था, फिर वो 10 साल का, पूरे 10 साल का मायदा बरामद हो गया। फिर इन्होंने ये NRO किया इधर, जब ये बाहर से अब लौटे हैं वापस, और अब जो बाहर गए हैं मियां नवाज शरीफ साहब, ये NRO करके ही गए हैं ना। अब NRO का अब ये बटे हुए हैं, अब ये स्प्लिट है, इनमें ये बरादरान यूसुफ है, ये कोई इतने
भाईचारे वाले बंदी वाले बात इनमें नहीं है। आपने देखा था कि नवाज शरीफ ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, मियां शहबाज शरीफ को सारी पार्टी के सामने रूबरू बड़े एतमाद अंदाज से अगला वज़ीर आज़म नामजद किया था और उन्होंने खड़े होके सर से टोपी उतार के और शुक्रिया किया था सबका और मियां साहब का। और वो शरीफ ने अपने भाई को बनाने की बजाय शाहिद खान अब्बासी को बना दिया था। ये सारी दुनिया ने देखा था कि उन्होंने नामजद किया था शहबाज शरीफ को और सारी पार्टी के सामने किया था, मीडिया के सामने किया था। उन्होंने तस्लीम भी किया और फिर उन्होंने शाहिद खान अब्बासी को बना दिया। इनके भाइयों में आपस में इनके जो कजन के साथ झगड़े हुए हैं, इनके अपने बहनोई यूसुफ अजीज को जिस तरह थाने में पिटवाया गया जब मियां साहब वज़ीर आज़म थे, शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे और बाकी कजन जो थे खालिद मिराज और इलियास मिराज वगैरह, उनके साथ जो उनको सजाएं दिलवाई गई, अजियत दिलवाई गई ताकि उनसे मिलने ले ली जाए। तो ये तारीख है। ठीक है, रावल साहब ने ठीक कहा है, बिल्कुल बजा कहा है कि मियां साहब के आने की बात है। असल बात तो है मियां साहब आते हैं कि नहीं। मेरी अपनी राय है, मेरा अपनी प्रयास है कि नहीं आएंगे। आप देखें किस आसानी से इन्होंने बजट पास कराया है। ये इन्होंने कहा 3 जो इनके यहाँ खिलाड़ी हैं जिनको इस ड्यूटी पे मामूर किया गया है कि आप ये कहते जाएं कि हम नहीं मानते, हम किसी के साथ नहीं करने वाले, हम उड़ा के रख देंगे इमरान खान को और जो आईनी तरीका होगा उसको अपनाएंगे। अब सबसे आसान आईनी तरीका तो था बजट पे वोट देना, क्योंकि अब अगर वोट लाएंगे उसके खिलाफ इमरान खान के तो वो तहरीक अदम एतमाद का वोट होगा। तहरीक अदम एतमाद में कुल वोटों का 50% जाना होता है, यानी अपोजिशन को 442 में से कमर 71 उसके आधे हुए ऑर्डर लाने पड़ेंगे। और ये और बजट में जो हाजिर मौजूद हो जितने उनकी अक्सरियत होती है। अगर 200 हाजिर है तो 101 से अक्सरियत हो जाती है। सही। लेकिन इन्होंने वो जो आसान तरीका था उसकी तरफ तो गए ही नहीं, उसको अप्लाई नहीं। इनके अपने सीनियर मेंबर राना तनवीर नहीं आए, बहुत सारे सीनियर मेंबर नहीं आए, ना शहबाज शरीफ खुद नहीं आए। सही। खुद नहीं आए, वादा करके आए हुए हैं कि हम नहीं जाते भाई साहब, आपके वज़ीर आज़म को नहीं छेड़ते हैं, बात नहीं करते। साहब का सवाल है जी, असद साहब। अच्छा एतजाज साहब, ये जो दिल की मुरादें जो पूरी हो रही हैं, जिस तरह आपने कहा कि वो ख़ानदान के बहुत सारे लोग बाहर बैठे हैं, कुछ क्वारंटाइन में हैं, आलमोस्ट मेजॉरिटी तो उनकी बाहर ही है और किसी को बेल मिल गई। ये जो इस्लामाबाद के अंदर एक खिचड़ी पक रही है और खुश फहमी का शिकार है नून लीग की, जो ड्राफ्ट सुना बनाया जा रहा है और वो आलमोस्ट फाइनल भी हो चुका है और उसमें आलमोस्ट नैब के जो कहते हैं ना पंजाबी में कि दंद भन प्रोग्राम जो है कि दंद उसके जो बिल्कुल तोड़ दिए और टूथलेस करके एक ड्राफ्ट बना दिया गया है और जिसमें नून लीग को ये यकीनदानी करा दी है कि आपके केस भी सारे माजी के ख़त्म, पीपल्स पार्टी को भी शायद ये यकीनदानी कराई गई होगी और उसमें बड़े बड़े सीनियर जो वकला हैं, ज़ाहिर बात है पीपल्स पार्टी की जानब से वहाँ पे नुमाइंदगी होगी, नून लीग की जानब से पता चला है और कोई और लोग भी हैं जो इसके बेनिफिशरी हैं। तो आप समझते हैं कि ये क्या हो जाएगा, ये जो सारा प्लान जो उनका एग्जीक्यूट इस अपोजिशन जो है कर सकेगी? बात ये है कि जो तो नैब का जहाँ तक ताल्लुक है, नैब ने तो अपने आप को खुद बहुत जख्मी किया है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहुत ज़्यादा एक्सपोज कर दिया है। नैब वालों ने कार्रवाई देखी, मेरी आनियाँ देखो तो मेरी जानियाँ देखो, 20 इंक्वायरीज एक दिन में खोल लेते थे। आज EGM हुई है तो जी 4 और इंक्वायरियाँ खुल गई हैं।
किसी के दूध वाले की खुल गई है, किसी के साइकिल वाले की दुकान मुरम्मत करने वाले की, उसको नैब ने बुला लिया, तलब कर लिया। तो नैब ने तो अपने आप को खुद उसने अपना बेड़ा गर्क किया है और बिल आखिर मकबूल बाकर साहब नहीं, ये बजा बात है कि आप एक आदमी को 90 दिन रखें, फिर 90 दिन रखें और उस पर इल्ज़ाम ही ना लगाएं, अपना काम करें ना और उससे सिर्फ इकबाली बयान लेना चाहें। तो ये जावेद इकबाल साहब जो जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रहे हैं, इनको भी समझ नहीं आई ये क्या, और इन्होंने बेइंतहा इसको नैब को भी खराब किया है। और मकबूल बाकर साहब ने बड़ी बजा जजमेंट दी है। अब ये तो नहीं कर सकती अदालतें के इंतजार ही करती रहे और नैब 2-2 साल 3-3 साल लगा दे रेफरेंस में और उन्हें उस अरसे में 1.5 2-2 साल एक आदमी को पकड़ के रखे जिसके खिलाफ शहादत ही न मिल रही होती तक। एक और कंट्रोवर्सी बैरिस्टर साहब, एक और कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है, ये जो डुअल नेशनलिटी का मामला है, मुशीरों का, मामले खुसूसी का और उनके असासों का, इस पर आप क्या कहते हैं कि जो मुशीर हो, मामले खुसूसी हो, उसकी डुअल नेशनलिटी हो तो कोई मसला नहीं है, आइन उनके बारे में खामोश है? इसके बारे में जी कि जी देखिए, जिस तरह मेंबर पार्लियामान है अगर कोई, तो वो तो डुअल नेशनल नहीं हो सकता, लेकिन अब इमरान खान साहब की काबीना में जो मुशीर हैं, जो मामले खुसूसी हैं, उनमें कई की नेशनलिटी दूसरे ममालिक की भी है, सिटीजनशिप है। तो इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है आइन और कानून की रूह से? आइन का इस पर तो डिक्लेयर किया है सुप्रीम कोर्ट ने कानूनन, और बहुत सारों को सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा कि वो अपनी सीटों से बर्खास्त किया था और ये कहा था कि तनख्वाहें और वो सब कुछ जो कुछ इन्होंने लिया हुआ है वो भी वापस करें, तनख्वाहें और मराहत और टीए और डीए और ये सारे कुछ वापस करें। तो उस पर तो सुप्रीम कोर्ट की बड़ी क्लियर हिदायत है कि डुअल नेशनल मेंबर कौमी असेंबली नहीं हो सकता। और उसकी वजह ये है कि ये डिवाइडेड लॉयल्टी होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के भी अजीब फैसले हैं, कई आप देखें बड़े अजीब फैसले हैं। नवाज शरीफ को वाकई अकामे पे निकाला, जो मैं समझता हूँ कि करप्शन से भी ज्यादा सीरियस ऑफेंस है, क्योंकि अकामे से मुराद है कि वजीर आजम जो है उसकी लॉयल्टी और वफादारी तकसीम है, और तकसीम किसके दरमियान है, ये नहीं कि वो एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ फर्ज कीजिए अरब हो या यूएई हो या मिस्र हो, दो मुसलमानों मुल्कों में डिवाइडेड लॉयल्टी हो। यहाँ वो एक कंपनी का मुलाजिम है, एक कंपनी निजी कंपनी से तनख्वाह लेता है या नहीं लेता वो उसकी। और हमारे यहाँ तो मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ख्वाजा से, अब देखें ये सुप्रीम कोर्ट किस तरह किया है कि नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया जो तनख्वाह नहीं लेता, और ख्वाजा आसिफ जो 40,000 दिरहम महीने लेता रहा है, और वो भी इस तरह बना है कि पहले वो वाटर एंड पावर का मिनिस्टर था तो वो गालबन 20,000 थी, फिर वो डिफेंस मिनिस्टर हो गया तो 30,000 हो गई, फिर वो फॉरेन मिनिस्टर हो गया तो 40,000 हो गई। वो तनख्वाह भी लेता रहा है और बरबला कहता है तनख्वाह भी है। अब ये सुप्रीम कोर्ट से जो है इनको दोबारा सोचना पड़ेगा बहुत सारों फैसलों पे, और कानून को यूनिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो अच्छा, लास्ट मिनट है मेरे पास, एक लास्ट मिनट है। इत्तेजाज साहब, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे बड़ी स्पीड से डिबेट करवाई जा रही है और जारी है। मुझे एक बात बताएं, मौजूदा आइन में इसकी कोई गुंजाइश है या नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर ये कैसे पॉसिबल होगा? बस जी क्या आप बहस जिससे मर्जी चला दें, बहस चला देंगे। गधा ज्यादा तेज भागता है कि घोड़ा तेज भागता है, आपके मीडिया चला देता है, इससे भी बहस। जो बहसें इस वक्त होनी चाहिए, जो ज्यादा इस वक्त जरूरी बहसें हैं, वो पहली तो है कि ईद कुर्बान आ रही है, किस तरह कोई इज्तिहाद भी होगा इस मुल्क में कि सिर्फ तकलीद होगी। हमारे उलमा सिर्फ तकलीद करते हैं, इत्तेहाद नहीं करते। इत्तेहाद करें तो चांद को देखना चाहें, मशीन जिस तरह फवाद चौधरी कहता है, तो वो
और कुर्बानी जिस साल कोविड-19 है उस साल अगर कुर्बानी नहीं देगी कौम, पैसे जमा करा देगी यतीम खानों में या कोविड की रिसर्च में, उसमें जितने के बकरे मरते हैं, बकरे की कीमत होती है, तो ये इज्तिहाद हमारे उलमा नहीं कर पाते। ये तो इज्तिहाद इनको करना चाहिए। ये उलमा के लिए फिर वो एक ज़ाहिर है उनसे बात की जा सकती है। सर आखिर में मेरे पास 30 सेकंड से सर एक बड़ा अहम सवाल ये है कि जरदारी साहब ऑन रिकॉर्ड ही कह चुके हैं कि 40 साल में इन्होंने हमारे साथ हर दफा नून लीग ने पीठ में छुरा घोंपा एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर। तो अब बिलावल कह रहे हैं कि जब तक शहबाज शरीफ नहीं होंगे नून लीग के बगैर मामला बनेंगे नहीं, ऑपोजिशन के किसी भी तरह से कोई हुकूमत के खिलाफ तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। बिलावल साहब बड़ी मतलब तरीके की गेम खेल रहे हैं। ये उन्होंने जो दूसरा मारा है, जो लेग स्पिन जो की बजाय ऑफ स्पिन होता है और ऑफ स्पिन से फिर लेग स्पिन हो जाता है, ये किया है बिलावल साहब ने। कमाल की मूव की है कि अब देखें उसको शहबाज शरीफ को बता दिया, वो हरगिज़ नहीं आना चाहता, उसके मालकान नहीं आने देंगे उसको। ये तो बात ये खरल साहब यही कह रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब, आपने तो ये बात जो पहले मेरे सवाल के जवाब में असद खरल साहब ने कही थी कि बिलावल ने शायद ये एक चाल चली है कि इससे पता लग जाए कि शहबाज शरीफ साहब किस तरफ खड़े हैं, तो वही बात एतजाज़ साहब ने कह दी है। तो असल कहानी है, इसका मतलब है बिलावल को पता है कि मिलकर काम नहीं होना, जो करना है पीपल्स पार्टी ने फिलहाल करना है। तो वही बात फिर APC काहे की हुई, MPC काहे की हुई। ब्रेक लेते हैं जनाब, और ब्रेक के बाद एक और अहम मौजू कि बुज़दार साहब की सरकार को ख़तरा अब भी है। ब्रेक के बाद अब पता चला। ब्रेक से पहले जैसा हमने आपको बताया, दिखाया कि आज इकट्ठे बैठने वाले माजी में एक दूसरे के बारे में क्या कहते रहे हैं, लेकिन अब ये दोनों मिलकर नैब के बारे में क्या कह रहे हैं वो भी देखिए। हम तो कहते थे कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नैब सिर्फ मुखालफीन के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी अपना ऑर्डर में जो नैब के बारे में सुनाया है, अब नैब को रहना का कोई जहाज नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस अहम तरीन फैसले के बाद असूली तौर पे नैब नामी अदारे के वजूद का कोई जवाज बाकी नहीं। नैब को ख़त्म किया जाना चाहिए, एहतसाब का नया कानून पार्लियामेंट को तश्कील देना चाहिए और ऐसा अदारा बनाया जाए जो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हो। अब वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज साहब ने कहा है कि जी ये सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि जी हमें लूट खसूट करने दो, नैब को ख़त्म करने का मकसद यह है कि हम चोरी चकारी करें, हमें कोई ना। असद करल साहब आपको असल मकसद क्या नज़र आता है? आप देखिए कि दोनों इकट्ठे हो चुके हैं नैब, जो उन्होंने नैब बनाया था, जो मौजूदा शक्ल है नैब की, उसमें वो दोनों अब उसके खिलाफ हो गए हैं, तो कैसे रह सकता है? देखिए, बनाया था नवाज शरीफ साहब ने बनाया था, एहतसाब रहमान जिनको कहते थे, सैफ रहमान साहब, उन्होंने अपने मुखालफीन को पकड़ने के लिए, उनको इबरत का निशान बनाने के लिए बनाया था। और उसकी आपने जो ऑडियो टेप्स हैं, जैसे क्यूम की, चीफ जस्टिस उस वक्त के राशिद अजीज़ की, शहबाज शरीफ की, सैफ रहमान की, वो सुनी। और वो किस तरीके से इवन के एहतसाब तो उनका सेल था ही था, इवन कि वो जजों को भी किस तरह इन्फ्लुएंस करते थे। उसके बाद पीपल्स पार्टी जब आई, उन्होंने भी इनके खिलाफ नैब को इस्तेमाल किया। उसके बाद मुशर्रफ साहब की हुकूमत आ गई, उन्होंने भी नैब को इस्तेमाल किया और पैट्रियट ग्रुप, और वहाँ पे भी जो सारे मामला चले। अब मामला ये है कि अभी जिस तरह ब्रेक से पहले मैं बात कर रहा था कि जिन्होंने बनाया है, अब नैब उन्होंने अपने मुखालफिन को पकड़ने के लिए बनाया था, दोनों अपने एतबार में उसको ख़त्म नहीं कर सके। इसलिए ख़त्म नहीं किया कि वो चाहते थे जब हम हुकूमत में हैं तो आर्म ट्विस्टिंग करें। अब दोनों फंसे हुए हैं, अब वो चाहते हैं किसी तरीके से ये इसको तो बंद कर दिया जाए। अब उस हवाले से जिस तरह बताया कि मुसवदा तो हो चुका है तैयार, अब मेजोरिटी उनके पास है नहीं। इमरान खान साहब इस मैंडेट पे आए थे कि मैंने जनाब रुथलेस अकाउंटेबिलिटी करनी और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करनी है। वो जो ड्राफ्ट बना के बैठे, जो ख्वाहिश करके बैठे हैं, उसको हतमी शक्ल दे के बैठे हैं, उसने अल्टीमेटली तो पार्लियामेंट में आना है। जब पार्लियामेंट में आएगा, इसमें यह इख्तियार होगा कि चेयरमैन नैब ना तो गिरफ्तार कर सकता है, ना ही किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है उससे लूटा और माल वापस लिया जाता है, ना 90 दिन का रिमांड, ना रिमांड होगा, गिरफ्तारी से पहले इजाजत होगी। वो एक मतलब अजीब हो गया। और फिर सबसे अहम बात, जितने केस नैब ने किए हैं उसमें आप मेजोरिटी देखें, उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ मुलजम के ऊपर डाल दिया गया है कि यानी उसको कहा कि आप साबित करें आप बेगुनाह हैं।
अब इसके अंदर उन्होंने कहा कि बर्डन ऑफ प्रूफ व्हाइट कलर क्राइम का पाकिस्तान के अंदर मुलजम के खिलाफ नैब की कैपेसिटी कैपेबिलिटी के मुताबिक हुकूमत अगर वो ये नींद दिल से भी आ गई तो नैब तो गया। एक अहम पॉइंट है खरल साहब, अब ये भी तो पॉसिबल नहीं है। अब कोर्ट्स किस तरह से इसको जस्टिफाई करेंगे कि एक बंदा जो है वो 90 दिन पे के फिजिकल रिमांड पर है, उसके बाद अनलिमिटेड जुडिशियल रिमांड पे है, उसके खिलाफ रेफरेंस दायर ही नहीं होता, अगर दायर हो भी गया और उस पर जुर्म साबित नहीं होता तो मुझे ये बताएं कि उसको जो सजा मिल चुकी है वो किस खाते में गई? वो खाते में सुन ले, वो उस खाते में जानी चाहिए कि जो उस बंदे को पकड़ता है, जो उस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उसको उन सारों को इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में देखें, नैब की ये चीज जब सुप्रीम कोर्ट में जाती है, जजेस के सामने जब ये सवाल आता है कि ना ये तो 6 महीने से पहले बंद है और अभी तो इसके खिलाफ रेफरेंस ही दायर नहीं हुआ, एक और फिर जजेस क्या करेंगे? उसकी बेल ही लेंगे। पुलिस तो पकड़ती है, आपको पता है, पहले पकड़ती है फिर एफआईआर दर्ज। सुन ले, नैब तो पहले कंप्लेंट वेरिफिकेशन करता है, फिर इंक्वायरी प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, तो नैब गूफ होता है। नैब को पुलिस भी पहले एफआईआर दर्ज करती है, फिर मतलब उसी टाइम में फौरन इस तरह एंटी करप्शन है, एफआईआर है, वो इंक्वायरी करके बाबा डोगर साहब एक बात तो है, तो 4 स्टेप है। नैब भी फिर हम ये कहते हैं 4 स्टेप के अंदर भी अगर नैब बनाए सर, मैं आपसे डिसएग्री करता हूं। जी बताएं। पुलिस आज एक बंदे को पकड़ती है तो बेलेबल ऑफेंस है, वो अगले दिन बेल के लिए जा सकता है। अब मुझे बताएं कि एक बंदा फिजिकल रिमांड पर है नैब में, वो बेचारा तो 90 दिन तो वो बेल पे जाएगा। जजमेंट आ गई ना खैरल साहब, अब क्या कहें, बड़े उसमें आ गया। लेकिन एक बात ये है कि ये पहले पुलिस थी, एफआईए, एंटी करप्शन, इतने महकमे, नैब की क्या जरूरत थी? इसका मतलब है वो काम नहीं कर पाए, वो बड़ी मगरमच्छों को, करप्ट लोगों को नहीं पकड़ सके। नैब आया, अब वो भी उसी लिस्ट में शामिल हो गया, नाकाम तरीन फहरिस्त में शामिल हो गया। फिर वही जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि जी मुर्दा हो चुका है नैब, तो बाकी इदारे भी मुर्दा हैं। इस मुल्क में कोई इदारा नहीं है जो करप्शन को रोक सके। बदकिस्मती ये है यहाँ पे कि इस नैब ने जस्टिस जावेद इकबाल साहब की सरबराही में बंदे तो पकड़ लिए सारे, लेकिन बदकिस्मती ये है कि एक केस में उसमें कन्विक्शन कितने में हुई है? वो ही ना कुछ रेशो इन केसेस की बात करें ना, आप 10 सालों का 20 सालों का इमरान खान साहब अभी तक तो बड़े-बड़े लोग हैं जो बिग विग्स हैं, ठीक है, जब तक उनसे करप्शन की कितना लूटा माल आया, कितनों ने प्री बार्गेन की, सब अगली खबर है, रेशो क्या है, उनकी बात करें। अच्छा, अभी तो सारे जान के केस इकट्ठे ना कर दे, पकड़े जरूर है आपने, लेकिन आपके नीचे वाले इस जजमेंट उन्होंने इस जजमेंट पर कोई नैब खत्म नहीं हो रहा। अभी जब तक हुकूमत या इमरान खान साहब साथ हैं नैब के, वो नहीं खत्म करना चाहते, अपोजिशन के कहने से खत्म होगा नहीं, क्योंकि आईनी तरमीम इसमें लानी होगी। तो ये हो भी नहीं सकता। और ये जेनेवा जो कन्वेंशन है उसके तहत हमने लिख के दिया हुआ है, ये नैब ऐसे खत्म नहीं हो सकता। हुकूमत एक और शख्स के साथ भी खड़ी है, इमरान खान साहब एक और शख्स के साथ भी खड़े हैं, नैब ही नहीं है, और वो है उस्मान बुज़दार साहब। आज फिर एक मुलाकात हुई है, अब वज़ीर आज़म हाउस में हुई है, उसमें भी यही कहा गया है कि जी इमरान खान साहब ने कहा है कि पूरी तरह बुज़दार साहब की सपोर्ट है और वो कहीं नहीं जा रहे। लेकिन अंदर की खबरें अब भी ये हैं कि जाना ठहर गया है, अभी ऐलान नहीं किया गया, वो आने वाले वक्त में हो सकता है। बाबर डोगर साहब, अच्छा जी बाबर डोगर साहब, ये बुज़दार साहब के हवाले से मैं आपको बता दूं, आप तो मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, पाकिस्तान की तारीख का, मैं दोहराता हूँ, पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड बन चुका है। 2 साल में किसी सूबे में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में और शायद दुनिया में भी देखना पड़ेगा, कहीं इतनी तब्दीलियां नहीं हुई तब्दीली सरकार में, सिवाय बुज़दार साहब के नीचे जितना सेटअप था, स्टेट का जो सेटअप होता है, वो सब बदला जा चुका है और बार बार बदला जा चुका है। वो रिकॉर्ड बन चुका है। 3 दफा आपने चीफ सेक्रेटरी, 4 दफा आईजी बदल दिए, कमिश्नर्स हर शहर के पता नहीं कितनी दफा बदले जा चुके, पूरा असर मिल गया। ब्यूरोक्रेसी हराने हो क्या रहा है, 2 हफ्तों में कुछ 7-8, लेकिन एक बंदा रहेगा और वो है बुज़दार। उस्मान साहब, एक चीज तो क्लियर है कि पंजाब जो था हमेशा से एक लीड करने वाला सूबा था और वो फेडरल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करता था। ये पहली मर्तबा है कि पंजाब जो है इमरान खान साहब के लिए एक लायबिलिटी बन गया है। वो पंजाब जिसने इमरान खान साहब को मजबूत करना था, वो उनके लिए एक लायबिलिटी बन गया है। इशू ये है कि इमरान खान साहब के पास चॉइसेस बड़ी थोड़ी हैं। इमरान खान साहब ने कुछ दोस्तों के सर्कल में ये बात हुई कि ना उस्मान बुज़दार साहब को चेंज कर दें। उन्होंने कहा जी कि बात ये है कि मेरे पास चॉइसेस बड़ी लिमिटेड हैं और क्या क्या चीज़ है कि मैं अगर किसी और को लेके आता हूँ वो करप्ट नहीं होता और हो सकता है कि वो इससे भी ज़्यादा करप्ट हो, तो फिर मैं क्या करूँगा। लिहाजा वो लग यही रहा है कि इसी तनख्वाह पे काम करना है। अब जो दूसरी इशू है उस्मान बुज़दार साहब, भी मैं उनकी हौसले को, हिम्मत को दाद दूंगा कि वो हर वो चीज़ जो इमरान खान साहब को नापसंद है वो सूबे में कर रहे हैं।
मुझे एक बात बताएं, इमरान खान साहब ने आदम सुलेमान को भेजा, प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक एक्सरसाइज हुई, 5-6 ऐसे ऑफिसर आइडेंटिफाई हुए एजेंसियों की रिपोर्ट्स पर कि ये वो बंदे हैं जो वज़ीर आला के हमन वाला हम प्याला है, उनकी आंख का नाक का बाल है, आंख का तारा है, इनको फेडरल गवर्नमेंट में सरेंडर किया जाए, ये पंजाब में करप्शन का बायस बन रहे हैं। उनमें अच्छा जी आदम सुलेमान साहब है, उन्होंने सबको कॉर्नर कर दिया। उसमें ताहिर खुर्शीद साहब थे, आसिफ बिलाल लोधी थे, डॉक्टर शुएब थे, इजाज जाफर थे और एक दो थे। उस्मान बुज़दार साहब की हिम्मत आप देखें, उनकी जुर्रत देखें कि जो ही आदम सुलेमान चेंज हुआ, उन्होंने डॉक्टर शुएब जो ओएमजी का है उस पर बेतहाशा चार्जेस हैं, उन्होंने उसको सेक्रेटरी सर्विसेज लगा दिया। आसिफ बिलाल लोधी जो था उसको कमिश्नर लाहौर लगा दिया, और ताहिर खुर्शीद जिस पे बेतहाशा चार्जेस हैं, और वो उस्मान बुज़दार साहब के लिए एक लायबिलिटी है। अभी तक मुझे नहीं पता कि क्या गिद्दड़ सिंगी है इनके पास कि अभी तक उनको रिप्लेस नहीं किया गया। आज बुलाने का क्या सीजन होता है, कुर्बानी का सीजन होता है और मंडियां लगती हैं। आपको पता है उस वक्त रोज मंडियां लगती हैं, उनको इसलिए लाया गया था स्पेशल टास्क के इससे पहले कुर्बानी से, तो अब दोबारा भी उसी टास्क पे लाया गया था। आपको डॉक्टर साहब एक बात मैं बताऊं, आपको पता है ये जो हम प्रोग्राम हमने किए थे और उस वक्त जो बताया था, ये इमरान खान साहब ने एक एक प्रोग्राम देखा था, लेकिन बुज़दार साहब ने उन लोगों ने कहा जी हमें पता नहीं था, ये हमसे गलती होगी, ये बात समझते डॉक्टर साहब, ये समझिएगा बात जरा। इमरान खान साहब ने इग्नोर कर दी बात, उन्होंने कहा बेबी अब दोबारा जब लगे और हमने प्रोग्राम कर दिया, तो इमरान खान साहब ने कहा अच्छा ये वो लोग दोबारा फिर आ गए हैं। अब उसके बाद इमरान खान साहब का जो बात और पहुंच गए बुज़दार साहब के पास पहुंच गए। बुज़दार साहब ने गेम ये खेली क्योंकि आजम खान साहब प्रिंसिपल उनके सेक्रेटरी हैं और वज़ीर आज़म साहब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एतमाद करते हैं, बहुत ज़्यादा एतमाद करते हैं। वो भी सारी बात उनके लायल होते हैं, हर बंदा होगा यकीनन, तभी बैठे हैं वहाँ पे। आजम खान साहब के कहानी डाल के वाया बुज़दार साहब पीछे रहे, बुज़दार साहब आगे नहीं आए। सुन लें, आज इसलिए तलबी हुई है। अच्छा। असल बात खुली है ना जब हमने कल प्रोग्राम किया। मैं आपको स्टोरी देता हूं, इतनी बातें हो रही है मेरे साहब ने आजम खान को कहा नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है आजम खान को नहीं कहा क्या मुझे फोन करें, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी और एक वजह ये भी हो कि इतनी बातें हो रही हैं कि बुज़दार गया कि गया, उस्मान साहब जा रहे हैं जी, जा रहे हैं कि वो इमरान खान साहब पहुंच गए जी, ये क्या हो रहा है, मैं सुन नहीं रहा, मैं डर गया हूं कि वो उसके हवाले से दोबारा क्लैरिफिकेशन जो है। अच्छा सर मेरी बात सुनिए, क्योंकि आजम खान साहब मेरी बात मुझे तो पता ही नहीं था। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट ने एक लिस्ट तैयार किया ऑफिसर्स की जो फेडरल गवर्नमेंट में जाएंगे यहाँ से, जिनको एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन में रिपोर्ट करनी पड़ेगी। एक लिस्ट बन चुकी है। यहाँ पर यहाँ पर एक बेतहाशा ऐसे ऑफिसर्स हैं 10 साल जिन्होंने पंजाब में 10 साल से ऊपर अरसा गुजार लिया, वो सारे फेडरल गवर्नमेंट में जा रहे हैं। उसमें ताहिर खुर्शीद साहब भी शामिल हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ हमने आपको दे दी है, ब्रेक का है, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि पाकिस्तान में सैलाब का खतरा है, और इसके अलावा ये कि टिड्डी दल के हमले के बाद अब अगर खुदा न खास्ता सैलाब आए तो खुराक की कमी का भी मसला पैदा हो सकता है। ब्रेक के बाद अब पता चला। महकमे मौसमियात ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान में सैलाब की वार्निंग जारी कर दी है। सैलाब का शदीद ख़तरा है, और ख़तरा इस वजह से बढ़ चुका है कि भारत दरियाओं में अचानक पानी छोड़ सकता है। इससे सूरत हाल मज़ीद ख़तरनाक हो सकती है। 2010 में पाकिस्तान में बहुत ही ख़तरनाक सैलाब आ चुका है। मुख्तलिफ स्टडीज़ हैं जो बताती हैं कि तकरीबन सालाना पाकिस्तान में सैलाब की वजह से 523 अफराद जाँ बहक हो जाते हैं। अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है पाकिस्तान को सैलाब की सूरत हाल की वजह से। हमारे साथ हैं इंजीनियर लुकमान साहब, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। इंजीनियर लुकमान साहब, क्या किया जा सकता है जब पेशगोई हो जाती है कि ये खुदा न खास्ता इस तरह सैलाब आ सकते हैं? अर्बन फ्लडिंग भी कही जा रही है और इसमें फ्लैश फ्लड भी कहे जाते हैं। इस बारे में बताएं क्या किया जा सकता है? हुकूमत को पहले से ही क्या इक़दाम करने चाहिए कि इनके नुकसानात को कम से कम किया जा सके? सैलाब को रोकने के लिए जनाब हमें पूरा साल में उसके लिए अपने दरियाओं पे बंद बांधने चाहिए, उनको चैनलाइज करना चाहिए। दरिया कभी भी एक रास्ते में नहीं बहता, वो जैसे जैसे उसके अंदर पानी आता है उसी तरह से वो रास्ता इख्तियार करता जाता है। अब भारत के कंट्रोल में जो दरिया है वो तो जारी बात है, जब उसको खुद सैलाबी सूरत हाल का सामना होगा तो वो अपना जायद पानी हमारे पास छोड़ देगा। लेकिन हमारे पास उसको कंट्रोल करने के लिए, स्टोर करने के लिए डैम्स होने चाहिए, जो कि डैम्स बहुत कम है हमारे कंट्री के अंदर। अब आपको एक बात बताऊं कि जो दरिया सिंध जिस पे हमारा अपना कंट्रोल है, उसका
85% पानी जो है वो सीधा समंदर में चला जाता है और हम उसको स्टोर नहीं करते। 15% पानी सिर्फ तरबेला पर स्टोर होता है। अब दयामर बादशाह डैम बनने लगा है और दयामर बादशाह डैम पे भी 15% पानी स्टोर होगा और तकरीबन 70% पानी हमारा सीधा दरियाओं के अंदर जाएगा। तो जो भी पेश गोई हो या बारिशें ज़्यादा हों या कोई भी हमारी तरफ पानी छोड़े तो हमें उसके लिए पूरा साल तैयारी करनी चाहिए, ना कि जब सैलाब आ जाए तो हम कभी एक बाजू को पकड़े कभी दूसरे बाजू को पकड़ें। तो हमें पूरा साल उसके लिए तैयारी करनी चाहिए, जो कि गवर्नमेंट नहीं करती। और होता ये है कि एंड पे जो गरीब लोग होते हैं जो कि दरिया के रास्ते में बैठे होते हैं वो बह जाते हैं, या फिर गवर्नमेंट जो होती है वो तंग आके अगली आबादियों को बचाने के लिए दरिया का बंद तोड़ देती है, उससे जो मुल्हिका आबादियाँ वो भी नुकसान का शिकार हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि सैलाब को कंट्रोल करने के लिए पूरा साल तैयारी करनी चाहिए और जहाँ जहाँ से सैलाब का ख़तरा है उसके लिए या तो डैम्स बनाए जाएँ, उनसे बिजली पैदा की जाए, और अगर आपने ये देखना है कि किस जगह से बंद टूटने का या पानी ज़्यादा आता है तो वहाँ पे उसके बंद बनाए जाएँ, उसको चैनलाइज किया जाए। अभी रावी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, ये शहबाज शरीफ साहब के दौर में शुरू हुआ था। इसमें रावी को चैनलाइज किया जा रहा है दोनों तरफ दीवारें बना के, और इसमें छोटे छोटे डैम्स बनाए जा रहे हैं जिसको हम वियर कहते हैं, वहाँ से बिजली पैदा होगी। इस तरह की अरेंजमेंट्स तमाम दरियाओं के साथ होनी चाहिए, मुझे एक तो बात किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए हम ये काम कर सके। एक बात बताएं, जो क्यूबी लिंक है कादराबाद जो नहर है, क्या कह रहे हैं आप? क्यूबी लिंक जो कादराबाद नहर है, जगह जगह पे फॉल्स हैं, ऑलमोस्ट बना हुआ स्ट्रक्चर है, वहां पे सिर्फ आपने टर्बाइन लगानी है। ये दरिया में तो कभी पानी, उसमें टर्बाइन लगाने में मुझे क्या बताएं, क्या उसमें अमर मानी है कि सिर्फ टर्बाइन लगानी है, एक जनरेटर लगाना है, साथ आपने ट्रांसफार्मर लगाना है, और बाकी ऑलमोस्ट बहुत तैयार है, उसकी फाल तो गिर रही है, थोड़ा सा उसका लेवल अगर डाफ लगा के ऊपर कर सकते हैं तो जगह जगह पे, और साथ उसके पहाड़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो नहर जो है ज़मीन के खोदी गई है। उससे मुझे बताया कि उससे तो खर्चा भी नहीं है और पूरे देहातों को आप बिजली भी दे सकते हैं फ्री, उसमें क्या मसला है? देखें जी, टरबाइन, खाली टरबाइन लगाने से बिजली नहीं पैदा होती। जो आपका जो पीछे से पानी आ रहा होता है उसको पहले आपने एक जगह पे स्टोर करना होता है, फिर टरबाइन के ऊपर गिराना होता है। अगर आप उसको सीधा उसको बगैर किसी अरेंजमेंट के टरबाइन के ऊपर गिराएंगे तो दरिया के किनारे जो हैं उनमें हो सकता है इतना ज्यादा ताकत ना हो कि वो उस, मैं नहर की बात कर रहा हूँ और वो फाल गिर रही है, आप फाल उसकी, अच्छा अभी हम सैलाब के हवाले से आगे से गिर रही है। हाँ जी बाबर साहब, आप सवाल। सर, ये जो बार बार कहा जा रहा है कि भारतीय आबी दहशतगर्दी, कि भारत पानी को एज अ टूल यूज कर रहा है और जब उसका दिल करता है वो पाकिस्तान को डुबोने के लिए पानी छोड़ देता है, इसमें किस हद तक हकीकत है और इससे कैसे निपटा जा सकता है? सर, इस पर मैं ये कहूँगा कि जो दरिया तो भारत के कंट्रोल में है उसने तो उसमें पानी छोड़ना ही छोड़ना, क्योंकि उसके पास फ्रीडम है, हमारे पास फ्रीडम कोई नहीं है। हमने वो जो जायद पानी आता है उसको कंट्रोल करने के लिए और अपने मुफीद अपने इस्तेमाल में लाने के लिए कोई आगे अरेंजमेंट्स नहीं की हुई दरियाओं के ऊपर। भारत ने इतने डैम बना लिए हैं और हम अभी उस जितना असूली तौर पे जितने जो दरिया हैं वो भारत के कंट्रोल में हैं, उन पे हमारी अरेंजमेंट्स ऐसी होनी चाहिए थी कि हम जगह जगह पानी रोक के स्टोर करते जाते, चाहे जितना मर्जी पानी आता है वो उन लोकेशन पे स्टोर होना चाहिए और जब हमें ज़रूरत हो हम वहाँ से रिलीज़ करके अपने इस्तेमाल में ले आएँ, चाहे बिजली पैदा कर लें, चाहे नहरें निकाल लें। लेकिन हमारे ये बदकिस्मती यही है कि जो भारत के कंट्रोल में पानी है उस पर हमने कोई अरेंजमेंट्स नहीं की हुई और जब भारत पानी छोड़ता है तो हम डूब जाते हैं। तो इसलिए हम भारत में जाकर डैम तो नहीं बना सकते, हमने तो डैम अपने मुल्क के अंदर बनाने हैं, लेकिन हम वो बनाते नहीं हैं। उससे ये होता है कि जब पानी ज़्यादा आता है और दरियाओं की कैपेसिटी से बाहर निकल जाता है तो वो साथ वाले इलाकों में चला जाता है और लोग फिर डूब जाते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं दरिया के रास्ते में बैठे होते हैं जहाँ अरसा दराज से पानी नहीं आया होता, जिसको आप कच्चे का इलाका कहते हैं। जैसे दरिया सिंध में जगह जगह पर लोग बैठे हुए हैं और वो सब कच्चे के इलाके में बैठे हुए हैं। अगर वहां पर पानी ना आए तो चाहे 10 साल ना आए, लेकिन जब आता है तो वो उनको बहा के ले जाता है। हम हमेशा इस बात पे बैठे रहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, हमने खुद कोई अरेंजमेंट्स नहीं की होती उसके बारे में। अच्छा, और वो जब अरेंजमेंट्स नहीं हुई होती और जब फिर पानी हमारे कैपेसिटी से बाहर निकल जाता तो फिर हम सारी बात अपने इलाकों में छोड़ेंगे और उससे तबाही होगी। उसको तबाही से बचाने के लिए का इंतजार क्यों सारा साल कोई अरेंजमेंट्स नहीं करते। लेकिन महकमा इनहार मौजूद है, हमारे यहाँ पटवार का एक निजाम मौजूद है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का निजाम मौजूद है, जंगलात का एक महकमा है। ये सब क्या करते हैं फिर? ये जानबूझकर ये सब कुछ होने देते हैं, तनख्वाहें लेते रहते हैं, जाकर करते कुछ नहीं है, ना बंद को मजबूत करते हैं। यानी 1996 से 2015 तक 5 करोड़ लोग मुतासर हो चुके पाकिस्तान में, ये रिपोर्ट्स कहती हैं। फसलों की तबाही, अब तो ये खतरा जाहिर किया जा रहा है कि टिड्डी दल का हमला हुआ, उससे नुकसान हुआ फसलों को। अब सैलाब से अगर हो गया
तो पाकिस्तान में खुदा न खास्ता खुराक की कमी भी हो सकती है। तो क्या इन लोगों को अकाउंटेबल नहीं करना चाहिए कि जब ये सैलाब आया और जहां जहां गलत था या बंद मजबूत नहीं था तो उन लोगों को सजा दी जाए? सर बात असल में ये है कि हमारे ये जो महकमे, जिम्मेदार महकमे, इनके पास इतने फंड ही नहीं होते कि वो ऐसे प्रोजेक्ट लगा सकें। अब मैं यही बात कह रहा हूँ कि किसी बड़े डैम को बनाने के लिए जो कि लोकल आबादी को भी बिजली प्रोवाइड कर सकता है या उसे बिजली बना सकता है, तो हमारे महकमों के पास तो फंड ही नहीं होते। उनके पास तो फंड सिर्फ होते हैं कि नहरें पक्की कर लें, खाले पक्के कर लें। उनको वो फंड ही नहीं अलॉट किए जाते जिसके लिए वो सारा साल अरेंजमेंट्स करें। तो इसमें मैं समझता हूं कि महकमे से ज्यादा जो उसको फाइनेंस कर रहे हैं लोग, ये उनका प्रॉब्लम है कि वो महकमे को प्रॉपर्ली फाइनेंस करें। ये जो हम सुनते हैं और पाकिस्तान अल्लाह ताला का शुक्र है कि खुद इसमें खुद कफील हो चुका है टेक्निकलिटीज के अंदर। अच्छा, हम खुद बना सकते हैं और हमारे काफी बड़े कंसल्टेंट मौजूद हैं जो कि ये अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। वैसे कई डैम्स तो बनाने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमें छोटे डैम्स बहुत ज्यादा बनाने चाहिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी ये कहती हैं कि छोटे डैम जल्दी भी बन सकते हैं, ज़्यादा बेहतर है, महफूज भी। लेकिन ये जो बिलियन ट्री सुनामी की सुनते हैं कि 10 अरब दरख्त लगा देंगे 2023 तक, अगले साल जून तक 1 अरब दरख्त, इनसे फ़र्क पड़ता है या सिर्फ ये जो फ्लैश फ्लड्स होते हैं उनके लिए ये बेहतर होते हैं? लेकिन ये जिस तरह दरियाओं में जो सैलाब आता है और बाकी आबादी करीब करीब मुतासर होती है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं देते ये दरख्त अगर लगाए जाते हैं बहुत ज़्यादा? सर दरिया के जो दरख्त है ना वो हमेशा उन एरियाज में लगाए जाते हैं जहां से पानी फ्लो होकर दरिया के अंदर आता है। तो हम अगर उन एरियाज के अंदर अगर दरख्त लगा देंगे तो पानी का जो बहाव है दरियाओं की तरफ कम हो जाएगा और वो दरख्त जो है उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। इसलिए ये जो दरख्तों के जरिए सैलाब को कंट्रोल करने का तरीका है, ये उसका एक टूल है, जैसे हम बाकी चीजों से कंट्रोल करते हैं, लेकिन खाली दरख्त लगाने से सैलाब नहीं कंट्रोल होते। आपको प्रॉपर उसकी इंजीनियरिंग अरेंजमेंट करनी पड़ती है। लुकमान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने वक्त दिया। लेकिन यही बात है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की जरूरत है, वरना हर साल इसी खतरे की निशानदेही होती रहेगी। और अभी 2010 में हमने इतना बड़ा सैलाब देखा था, इतने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। तो डैम्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की ज़रूरत है। जैसे छोटे डैम्स ही बनाए, जितनी ज़्यादा तादाद में होंगे उतना उनसे फ़ायदा उठाया जाएगा, बाद में वो पानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।